to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज 3 बड़ी खबरें हैं देश के 3 हिस्सों से। सबसे पहले रुख करेंगे असम और मेघालय का, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और रोजाना उनकी जबानी और अदरवाइज भी मुठभेड़ हो रही है असम के मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता और पूर्व कांग्रेसी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा से। दूसरी खबर में रुख करेंगे अयोध्या जी का, जहां पर भगवान राम के मंदिर के दर्शन के लिए ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि पुलिस और प्रशासन संभाल पा रहे। इस खबर के साथ हमारी भी अपील नत्थी होगी, जल्दबाजी ना करें। मंदिर बन गया है, कुछ समय लेकर जाएं, तब तक पुलिस प्रशासन भीड़ के नियंत्रण के समुचित उपाय भी कर ले। उन्हें भी उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले में हम तिरुपति के प्रबंधन से सबक सीख सकते हैं। तीसरी खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की पुलिस पर एक तल्ख और जरूरी टिप्पणी की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लल्लन टॉप शो। असम सुर्खियों में है। यहां बीते 3 दिन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हिमंता के बीच मुखामुखम चल रहा है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन। उसके पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात। वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। असम पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही है। आज मेघालय के जोराबाट से राहुल गांधी की यात्रा गुवाहाटी में प्रवेश करने वाली थी। जोराबाट असम मेघालय सीमा पर है। 22 जनवरी की रात राहुल की यात्रा यहीं पर रुकी थी। आज सुबह होते ही असम सरकार के साथ तनातनी वाली स्थिति हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यात्रा को गुवाहाटी में घुसने नहीं दिया जा रहा। असम पुलिस ने गुवाहाटी सीमा पर बैरिकेडिंग कर दी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। पुलिस के साथ भिड़ंत के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। इस पर असम के डीजीपी जीएन सिंह ने कहा, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। पर यह सब शुरू कैसे हुआ, एक एक कर बताते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम के मुताबिक आज सुबह राहुल गांधी क्वींस होटल गुवाहाटी में छात्रों से बातचीत करने वाले थे। गुवाहाटी के सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ भी उनकी बैठक थी। 23 जनवरी की सुबह राहुल ने अपनी यात्रा बस पर सवार होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि असम के सीएम को देश के गृह मंत्री ने आदेश दिया है कि उन्हें यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करने से रोका जाए। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को ऐसा आदेश दिया। ये राहुल का इल्जाम है। यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन कॉल आता है, राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता। मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मगर यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स बाहर आके उन्होंने मेरी बात सुनी। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है, आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरता है, और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को हम असम में हराएंगे और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़कर सरकार बनाएगी। हालांकि राहुल गांधी किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे ये उन्होंने साफ नहीं किया। हिमंता का इस पर जवाब आया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो मेघालय में है, ना कि असम में। एक और पोस्ट में हिमंता ने लिखा, क्या आदमी है, कार्यक्रम मेघालय में था लेकिन गाली गलौच असम को दे रहा है। हिमंता ने आज की झड़प का एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें पुलिसकर्मी घायल दिख रहे हैं और इस पर असम के मुख्यमंत्री ने लिखा, प्रमाण सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह ने भीड़ को असम पुलिस के जवानों को मारने के लिए भड़काया। हमारे जवान जनता के सेवक हैं, किसी शाही परिवार के नहीं। निश्चिंत रहिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खानापाड़ा इलाके में रोका गया था, जिसके बाद ये कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़े। असम पुलिस के साथ झड़प के दौरान राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता कानून नहीं तोड़ेगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि वे कमजोर हैं। पुलिस से कहा वे उनके खिलाफ नहीं है।
राहुल ने पुलिस के काम की तारीफ भी कर दी और बोले, आपको जो ऑर्डर मिला आपने वो काम किया, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि असम में न्याय होना चाहिए। राहुल ने असम के मुख्यमंत्री को भ्रष्ट भी बताया और कहा कि सीएम यहां 24 घंटे चोरी कर रहे हैं। पुलिस के साथ झड़प के दौरान असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा और पार्टी नेता जाकिर हुसैन सिकदर घायल भी हुए। झड़प के बाद हिमंता ने राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नक्सली भी बताया। हिमंता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ये असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हम शांतिपूर्ण राज्य हैं, इस तरह की नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से अलग है। मैंने असम के डीजीपी को निर्देश दिया कि आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने का केस दर्ज करें और सबूत के तौर पर आपके इस वीडियो का इस्तेमाल करें। आपके इस व्यवहार और नियमों के उल्लंघन के कारण गुवाहाटी में ट्रैफिक जैम हो गया है। इसके बाद राहुल ने असम में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि असम के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं उसमें उनकी यात्रा को उससे फायदा पहुंचेगा। और राहुल ने दावा किया कि बीजेपी समर्थक भी उनको देखकर हाथ हिला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी टिप्पणी की और इसे बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। अब जिक्र चला है तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन यानी 22 जनवरी के दिन का हिमंता और राहुल का वाक युद्ध भी याद कर लेते हैं। कल राहुल ने दावा किया कि उन्हें असम के नौगांव में बने समाज सुधारक संत श्रीमंत शंकर देव के मंदिर में जाने से रोका गया। अधिकारियों के रोकने पर राहुल ने बार बार सवाल दोहराया कि मेरी गलती तो बताओ। इसके बाद राहुल गांधी विरोध में उसी जगह बैठ गए जहां प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका था। 22 नवंबर को यह सब हो रहा था, तभी हिमंता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी को रावण बताया। देखिए, अभी राम का माहौल है और राम का माहौल ही रहेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। राहुल गांधी नौगांव में बैठे थे, बटोद्रा थान में जाने। आज आप क्यों रावण का बात करते हो? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी और हिमंता के बीच इस तरह की रस्साकशी देखने को मिली हो। ये अदावत नई नहीं है। हिमंता बिस्व शर्मा अगस्त 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके कांग्रेस छोड़ने की पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो गई थी। बीजेपी में शामिल होने से साल भर पहले जुलाई 2014 में हिमंता ने कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दिया। वजह बताई गई असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई के साथ उनकी पटरी न बैठना। फिर साल 2016 में शर्मा ने एक बयान दिया जिसकी चर्चा आज तक होती है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से पहले राहुल गांधी से दिल्ली में हुई एक मुलाकात का जिक्र किया जहां वे असम से जुड़े एक गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी से चर्चा करने गए थे। दावा किया कि बैठक में शामिल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसी थाली में बिस्कुट खाए जहां राहुल का कुत्ता पीढ़ी भी बिस्कुट खा रहा था। शर्मा का आरोप, राहुल गांधी नेताओं से बात करने की अपेक्षा अपने कुत्तों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। हिमंता ने कहा, इस बैठक के बाद ही उन्होंने बीजेपी नेता राम माधव को फोन किया, ये वाकया सुनाया, दोनों हंसे और इसके बाद शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हिमंता के इस बयान के एक साल बाद यानी 2017 में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लोगों को अपने कुत्ते पीढ़ी से मिलवाया। हिमंता इस पर अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने ट्वीट किया, राहुल सर, इसे मुझसे बेहतर कौन जानता है। अब भी याद है कि आप उन्हें बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे जबकि हम असम के जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। हिमंता जब तब राहुल पर हमला करने से नहीं चूकते। उन्होंने साल 2016 में भी एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सोनिया गांधी सम्माननीय महिला है लेकिन राहुल गांधी उन्हें कंट्रोल करते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद से हिमंता राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधते रहे और वो अभी भी जारी है दोनों तरफ से। पिछले साल अप्रैल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री शर्मा की एक्स पर चल रही अदावत चर्चा का विषय बनी थी। तब क्या हुआ था? राहुल ने हाल के वर्षों में पार्टी छोड़ने वाले कुछ नेताओं पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, लिखा, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए की बेनामी रकम किसकी है? इसके साथ राहुल ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए ट्वीट में हिमंता, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम लिखे। अब हिमंता की बारी थी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने की उन्होंने बात कही और लिखा, ये हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से अर्जित अपराध की आय को कहां छिपाया। आपने उत्तावी और क्वात्रोची को कैसे अनुमति दी। क्वात्रोची कई बार भारतीय न्याय के शिकंजे से कैसे बच निकला। कोई नहीं, हम अदालत में मिलेंगे। ये इन दोनों नेताओं के बीच अदावत की अब तक की खबर है। आगे जो भी अपडेट होंगे हम आपको बताते रहेंगे। इंडिया ब्लॉग से और भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी बनाम ममता बनर्जी लगातार चली रहा है। असम
से इतर अगर बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की, तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। ये पहली बड़ी खबर थी। अब दूसरी बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों की। कल के ललन टॉप शो में हमने आपको भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी जानकारी दी थी। आज 23 जनवरी को यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, पर 22 जनवरी की शाम से ही लोग बैरिकेडिंग को धकेल कर मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। रात से ही भीड़ जुट रही थी। सुबह 3 बजे से लोगों ने लाइन में लगना शुरू कर दिया और फिर स्थिति ऐसी हो गई कुछ ही घंटों में कि जैसे सब बेकाबू हो, पैर रखने तक की जगह नहीं। लोग सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर जाने लगे। कुछ वीडियोस में श्रद्धालु पुलिस के साथ झड़प करते दिखे। इसके चलते यूपी पुलिस को सुरक्षा और कड़ी करनी पड़ी। सरकार ने दावा किया कि दोपहर 3 बजे तक 2.5 से 3 लाख लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे थे और इतनी ही संख्या में लोग दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। स्थिति से निपटने के लिए आज भी 8000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। जब सुबह स्थिति बेकाबू हुई तो प्रशासन ने 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की। पहली लाइन पर जिला प्रशासन, दूसरी पर एसपीजी के जवान और तीसरी पर रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी तैनात की गई। एसपीजी जवानों को 16 जनवरी से ही अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा सीआरपीएफ, यूपी का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस भी तैनात है। इसके बावजूद जब स्थिति बेकाबू हुई तो यूपी के गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को भी मंदिर के भीतर खड़े होकर व्यवस्था संभालनी पड़ी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचे, हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मौके पर मौजूद पत्रकारों का कहना है कि पुलिस मुतमईन थी या प्रशासन मुतमईन था कि बाहर से ट्रैफिक रेगुलेट है, लेकिन उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि अयोध्या शहर और आसपास के गाँव के जो भक्त हैं वो भी उत्सुक हैं दर्शन के लिए और अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व भीड़ पहुंची और इसके लिए व्यवस्थाएं फूल प्रूफ नहीं थी। पहले दिन राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी टिप्पणी भी दी। 3 दिन से रुके, दर्शन तो करके जाएंगे, दर्शन तो करके जाएंगे। मैं गणेश सिंह राजपूत, बॉम्बे नाला सुपारा से परिवार के साथ में। छोटे बहुत 3 दिन से परेशान हो रहे दर्शन के लिए, लेकिन आज भगवान के चरणों में तो पहुंच ही गए हम। बहुत भीड़ तो बहुत ही है। हाँ, बहुत दिक्कत तो बस, लेकिन इससे बड़ी दिक्कत क्या, हम भगवान के चरणों में पहुंच गए, वो बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग पुणे महाराष्ट्र से आए हुए। आज प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं, क्या जी आज तो कल ही दर्शन करने के लिए आए थे, पर कल रोक दिया था। आज तो करके ही जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे हम कल ही आ चुके थे, पर थोड़ा बाउंड्री पे ही रुक गए थे। तो कैसा लग रहा है आज दर्शन करने? बस माहौल जय श्री राम, बजरंगबली की जय, हनुमान। भीड़ के कारण कई जगह पर अव्यवस्था की स्थिति है। अयोध्या आने वाली सड़कों पर भी जाम है। अब प्रशासन ने अयोध्या जाने वाली सभी रोडवेज बसों को रोक दिया है। बाराबंकी से अयोध्या के बीच NH-28 पर भी भारी जाम है। इसके बाद बाराबंकी पुलिस ने लोगों से अपील की, बाराबंकी की पुलिस ने, कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा हो गई है तो अभी ना जाए। बताया गया अयोध्या की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों का रूट डाइवर्ट हुआ है। साथ ही अनुरोध किया जा रहा है कि कुछ दिन का धैर्य रख लें। इस मसले पर लखनऊ जोन के ADG पीयूष मोडिया ने भी अपील की, धैर्य रखने की और इंतजार की। चूंकि संख्या लोगों की ज्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे, जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों का दर्शन होगा। जो पीछे वाले, उनके पीछे वालों को पहले दर्शन नहीं करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने। जिस होल्डिंग एरिया में पुलिस कहे कि यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार कर लें, अब बैठ जाए और बैठ जाइए। और एक और बात अपील आपके माध्यम से लोगों से करना चाहता हूँ कि मंदिर के परिसर के अंदर जाने के बाद कई बार लोग अपना मोबाइल फोन निकालकर तस्वीर लेने का प्रयास करते हैं। उससे अनावश्यक समय व्यतीत होता है और पीछे वाले लोगों को देरी होती है, क्योंकि हर आदमी का अगर ये एक्स्ट्रा समय जोड़ा जाए तो काफी समय हो जाता है। इसलिए मेरी अपील है कि इंटरनेट पर और यूट्यूब पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनगिनत फोटो मंदिर के हैं, भगवान रामचंद्र जी के हैं, जो कि इसी मंदिर के हैं। तो इसलिए इन्हें कोई नया फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में किसी भी अवस्था में मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। कोई जब जाते हैं तो तेजी से दर्शन करते हुए निकल जाए, क्योंकि हमें सभी लोगों को दर्शन कराना है। अभी भीड़ इतनी जुट रही है कि लोग फर्जी खबरों की भीड़ भी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई फोटो और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी
लाइन के चलते रामलला के दर्शन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। ये झूठी खबर है। अयोध्या पुलिस ने भी इसका खंडन किया है। अयोध्या पुलिस ने कहा है कि सभी श्रद्धालुओं को पुलिस बल की उपस्थिति में दर्शन कराए जा रहे हैं। ऐसे किसी भी वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर न करें जो अयोध्या में दर्शन बंद होने की झूठी जानकारी दे रहा है। अब जब बात श्रद्धालुओं की जुटने की हो रही तो एक जरूरी तथ्य भी जान लें यहाँ पहुंचने वाले लोगों के बारे में। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या की तुलना वेटिकन सिटी और मक्का से होने लगी है, एक ईसाई धर्म का पवित्र स्थल और एक इस्लाम धर्म का। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने बताया कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में हर साल 5 से 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया वेटिकन में हर साल 90 लाख तो मक्का में 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं। अयोध्या में से कहीं ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। साल 2022 में यहाँ रिकॉर्ड 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे। अब मंदिर बनने के साथ यहाँ शहर को नए तरीके से बसाया जा रहा है और अनुमान पर्यटकों के 3 से 4 गुना बढ़ने का है। इस समय अयोध्या में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं। ये परियोजनाएं अगले 10 साल में पूरी होंगी। इसमें अयोध्या में हाल में बना भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, रामपथ, श्री राम जन्मभूमि पथ आदि शामिल हैं। एयरपोर्ट की टर्मिनल का क्षेत्रफल ही 6,500 वर्ग मीटर का है। सालाना क्षमता 10 लाख यात्रियों की। इसके साथ ही इस धार्मिक शहर से सरकार के राजस्व को लेकर भी अनुमान आने शुरू हो गए हैं। 21 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यूपी सरकार को 20 से 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। दावा किया गया कि यूपी सरकार के बजट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में ही उसका टैक्स रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। एसबीआई के रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया कि 2022 की तुलना में अगले बरस पर्यटकों के द्वारा किया जा रहा खर्च दोगुना हो सकता है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के चलते ये खर्च 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी, शहर को क्या फायदा मिलेगा, इस पर हमने अपने आर्थिक मामलों के रोजाना के कार्यक्रम खर्चा पानी में विस्तार से बात की थी कल। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है उसको देख के जान सकते हैं। अब अयोध्या से रुख करते हैं गुजरात का। तीसरी खबर गुजरात से जुड़ी है, जहां पर गुजरात पुलिस के पीटने के एक वायरल वीडियो पर सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तल्ख टिप्पणियां की। टिप्पणी पर आएंगे, पर पहले पूरा मामला जानते हैं। गुजरात में एक जिला है खेड़ा। यहाँ के उंधेला गांव में अक्टूबर 2022 में नवरात्रि उत्सव के दौरान एक गरबा कार्यक्रम पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की भीड़ ने कथित तौर पर पथराव किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें पुलिस वालों की बर्बरताएं दिखी। कुछ पुलिसकर्मी 5 मुस्लिम युवकों को बीच चौराहे पर खंबे से बांधकर लाठियों से पीटते नजर आए। इसके बाद गुजरात पुलिस के एक्शन पर लोगों ने सवाल उठाए। हालांकि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने उन पुलिसकर्मियों की तारीफ की। जनता के बढ़ते आक्रोश के बीच पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया। डीजीपी आशीष भाटिया ने 7 अक्टूबर 2022 को घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। इसके बाद मामला पहुंचा गुजरात हाईकोर्ट। 19 अक्टूबर 2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले का हवाला दिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस के आचरण के लिए बनाए नियमों को जो निर्धारित किए गए हैं उस पर बात की। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। ऐसा करने के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना के आरोप भी तय हुए। कोर्ट ने चारों पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए 14 दिन की सजा सुनाई और 2,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया था। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि अगर आरोपी पुलिस वालों को माफ किया गया तो आने वाले दिनों में ऐसे और भी मामले देखने को मिलेंगे। फिर पुलिसकर्मी बीच चौराहे पर लोगों को सजा देने लगेंगे। हालांकि अदालत ने एक दोषी के अनुरोध के बाद अपने आदेश पर 3 महीने के लिए रोक भी लगा दी ताकि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, पुलिसकर्मियों के आचरण की खिंचाई की और कहा हाईकोर्ट ने आपको 14 दिन की सजा सुनाई, आप उसका आनंद लें। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मेहता ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि यह कैसा अत्याचार है लोगों को खंबे से बांधना, सार्वजनिक रूप से पीटना और वीडियो बनाना। आगे उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत पुलिस के पास लोगों को बांधने और पीटने का हक है। हालांकि इस बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक सजा पर रोक भी लगाई। अगली सुनवाई कब होगी ये फिलहाल साफ नहीं है। आज का लल्लन टॉप शो इन्हीं 3 बड़ी खबरों के साथ समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।